प्रीलिम्स में रिवीजन नंबर ऑफ रिवीजन लोग 7 से 10 कर रहे हैं और प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। लोग सुभाष कश्यप भी पढ़ते हैं पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं, कोचिंग का मटेरियल भी पढ़ते हैं, तो जगह जगह से वो अलग अलग कंटेंट लेते हैं और रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए पॉलिटी ले रहे हैं और हमारा क्या टारगेट करना है कि भाई सोर्स को एक करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे जो पढ़ते हैं तो टेस्ट देने में गलती क्या करते हैं कि इनमें से कौन सही नहीं है, तो नहीं को पढ़ा नहीं और सही वाले को टिक मार के आ गए। हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रीलिम्स का जो रणनीति है 2026 के लिए उस पर चर्चा करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको इस बार प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। मुझे लगता है कि अक्टूबर महीने से आपको मेंस के साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू कर देनी है। जिन बच्चों का सीसैट कमज़ोर है उनको तो बिल्कुल अभी एक्चुअली साल भर सीसैट का प्रैक्टिस करना चाहिए। अक्टूबर बहुत अच्छा महीना है जहाँ पे आप सीसैट का डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा जो आप जीएस की बात है प्रीलिम्स में, वहाँ पे आप अक्टूबर महीने से शुरू कर सकते हो। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे 3 लेयर में प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि दिसंबर तक अगर एक लेयर ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर जो बचे हुए 4-5 महीना होगा उसमें बार बार रिवीजन, टेस्ट, इन सब की बात करेंगे। तो 3 लेयर में हम लोग किस प्रकार से प्रीलिम्स की तैयारी करें, 3 स्टेज में, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। क्योंकि समझ जाइए कि अब प्रीलिम्स में रिवीजन नंबर ऑफ रिवीजन लोग 7 से 10 कर रहे हैं और प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। एक तो मेंस की तरह वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है और अलग अलग जगह से पूरा पूछता है। हम हमेशा आपको बोले हैं कि आपको सिलेबस और पीवाईक्यू का चश्मा लगाना है, पट्टा बांधना है, तांगा वाला घोड़ा बनना है जिसमें एक तरफ सिलेबस और एक तरफ पीवाईक्यू है। चूँकि सिलेबस नहीं है उतना डिटेल में, हमें सब्जेक्ट का नाम पता होता है, तो हम पीवाईक्यू का पट्टा दोनों तरफ लगाएं और पीवाईक्यू के हिसाब से ज़्यादा फोकस करें। तो 3 लेयर क्या होगा जरा समझिए कि सबसे पहले हम लोग पहले लेयर पे चलेंगे। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम प्रीलिम्स के साथ आता है कि बच्चों के पास सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टैटिक सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग सुभाष कश्यप भी पढ़ते हैं पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं, कोचिंग का मटेरियल भी पढ़ते हैं, तो जगह जगह से वो अलग अलग कंटेंट लेते हैं और रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आती है। उसके अलावा टेस्ट जो लगाते हैं उसका अलग कंटेंट होता है, अलग मॉडल आंसर है, वहाँ से रिवीजन करना, मेंस जो करेंट अफेयर है उसको कैसे इंटीग्रेट करें, उसका PT 365 मंथली मैगजीन अलग होता है। तो जो आप कमरे में भी देखते होंगे भर जाता है प्रीलिम्स के रिलेटेड जो बुक्स हैं, जो मटेरियल है, जो टेस्ट सीरीज है, तो उसको बार बार रिवीजन करना बहुत टफ है। तो आज आपके लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी जो लाए हैं उसमें 3 लेयर जैसा मैंने बताया, पहले लेयर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला लेयर में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि भाई पहले लेयर पे आने के पहले मैं एक बेसिक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अब हैंड रिटेन नोट्स प्रीलिम्स में भी बनाने चाहिए। तो नोट्स जो है, नोट्स आपको प्री में भी बनाने चाहिए। ये नोट्स किस प्रकार के हो सकते हैं, तो मैं एकदम स्मार्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ। पहले देखिए आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, तो बड़े सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट पॉलिटी है, उसके बाद आपका इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है और मॉडर्न इंडिया। तो ये 5 मेजर सब्जेक्ट हैं। अब माइनर सब्जेक्ट जरा देखें तो आर्ट एंड कल्चर है, उसके अलावा आपका IR है, साइंस टेक है और कुछ अलग से करंट अफेयर है। तो ये सब आपके माइनर सब्जेक्ट हैं। तो जो मेजर सब्जेक्ट को पहले आप उठाएं और हर सब्जेक्ट का, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए पॉलिटी ले रहे हैं और हमारा क्या टारगेट करना है कि भाई सोर्स को एक करना है, हमें सोर्स को एक करना है। तो हर सब्जेक्ट के लिए आप
जैसे पॉलिटी उठाए, उसमें एक चैप्टर है मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट, तो रूल होगा 1 चैप्टर 1 A4 शीट, 1 चैप्टर 1 A4 शीट। लूज शीट में बनाइए नोट्स। क्यों लूज शीट में बनाएं? ताकि फ्यूचर में उसको अपडेट करने में आसानी हो, फ्यूचर में उसमें नया पेज ऐड करके अपडेट करना और आसान हो। यही नहीं, मान लीजिए आपका ये एक A4 शीट है जिसपे आपने हेडिंग तो दे दिया फंडामेंटल राइट, उसके बाद बीच से आप लाइन खींच दीजिए। यहां पे जो आप स्टैटिक नोट्स बनाएंगे शॉर्ट में, हर चीज नहीं लिखना है, याद रखिए, बताऊंगा मैं क्या क्या लिखना है। स्टैटिक नोट्स बनाएं और इस पे फ्यूचर में अपडेट होगा, इसमें फ्यूचर में आपका क्या होगा, अपडेट होगा। तो इधर आपका आएगा स्टैटिक और इधर अपडेट। अब अभी वर्तमान में आप स्टैटिक पे फोकस कीजिए। तो जैसे फंडामेंटल राइट ले लिया और आपके पास बहुत सारे मटेरियल हैं, तो मान लीजिए एक आपने लक्ष्मीकांत उठाया और या विजन का जो क्लासरूम मटेरियल है उसको उठाया, और आप जो पहले से पढ़े हुए हैं, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप पहले से पढ़े हैं, तो या क्लास में पढ़े हैं या 2-3 अटेम्प्ट हो गया है, 2 अटेम्प्ट या 1 अटेम्प्ट हो गया, तो आप पढ़े हुए हैं। तो उस मटेरियल का जो फंडामेंटल राइट का जो क्रक्स है, अब देखिए है तो बहुत सारा चीज। फंडामेंटल राइट हो सकता है कि आपका 50 पेज में हो, तो आपको उसको 5 पेज में 10% का रूल बनाइए, 10% रूल। तो 5 पेज में लाना है, ऑब्वियसली अलग अलग शीट होगा, है ना, और इधर आधे पेज में आप अपना क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। उसमें सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना है आपको कि यहां पे क्या लिखें, ये चीज PYQ समझाता है हमें। PYQ क्या समझाता है कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, उसमें क्या क्या बार बार पूछ रहा है, मेंस के मटेरियल को कैसे थोड़ा साइड करें, है ना, तो ये आपको PYQ समझाएगा। तो उस अनुरूप आप स्टैटिक मटेरियल का आधे पेज में नोट्स बनाइए। अगर देखिए जैसे कि मैंने लिखा 1 चैप्टर 1 A4 शीट, तो फंडामेंटल राइट ऑब्वियसली उसमें संसद बहुत बड़ा चैप्टर है, हो सकता है कि 3-4 शीट में चल जाए, लेकिन उसके अलावा अन्य जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे DPSP है, फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसे आपके प्रीएम्बल्स हैं, वो सब एक एक शीट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपका टोटल मैक्सिमम 100 शीट पॉलिटी में नोट्स बनेंगे 100 शीट में, जिसमें से आधा पेज आपका हर पेज पे खाली है, क्योंकि वो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो एक सोर्स में आ जाएगा। अब आपने यहां स्टैटिक बना लिया, लेकिन जब देखा कि अरे भाई अभी NCERT आप पढ़ रहे हैं आगे, तो NCERT में कुछ अगर मान लीजिए आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 के यहाँ पे आपने आर्टिकल 19 से संबंधित नोट्स बनाया है, तो उसके सामने चूंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अपडेट, तो यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। अगर ज्यादा अपडेट है, ऐसा हो सकता है कि ज्यादा अपडेट हो, यहाँ पे अपडेट आप किस किस चीज से करेंगे, आप NCERT का है तो यहाँ अपडेट कर दीजिए। आपका PYQ से कुछ अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो यहीं अपडेट कर दीजिए। कल को PT 365 से इस टॉपिक फंडामेंटल राइट रिलेटेड कुछ आया है, तो यही आधा पेज में अपडेट कर दीजिए। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आधा पेज आपको छोड़ना है, ठीक है। तो इस साइड आपका स्टैटिक हो गया, इधर अपडेट हुआ। एक चीज और ध्यान देना है, आप फ्यूचर में जब टेस्ट देंगे तो टेस्ट में आपको मॉडल आंसर मिलता है, तो उस मॉडल आंसर से भी यहाँ पे आपको अपडेट करना है। तो इसीलिए पहले क्या कीजिए, पहले स्टेज में, कि आप यहाँ पे जो स्टैटिक पोर्शन का आधे आधे पेज में लाइन खींच के और एक चैप्टर एक शीट का रूल रखिए। एक्सेप्शन केस में 2-3 शीट भी जा सकता है, क्योंकि बड़ा चैप्टर हो सकता है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि एक ही शीट में 2 चैप्टर नहीं आने चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में अपडेट करना टफ हो जाएगा, ठीक है। अब है 80-20 का आपको रूल फॉलो करना है। ये है क्या, तो देखिए हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको आपको 80% वेटेज देना है,
और जो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, एक भी चीज नहीं छोड़ना है, उसको उतना आपको महत्व नहीं देना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। तो जैसे कि माफ कीजिएगा, जैसे कि अगर आप पॉलिटी ले लीजिए, तो पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट पे बार बार देखते हैं सवाल, आप संसद पे बार बार देखते हैं, लेकिन देखिए नागरिकता संबंधी प्रावधान जो क्वेश्चंस हैं 10-12 साल में एक आया है मात्र, तो उस पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। तो जो हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं, जो यहां मैंने मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, संसद, न्यायपालिका लिखा, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, आरबीआई, बजट, राजकोषीय नीति, आपको कहां से मालूम चलेगा कि अभी तक तो आपने पीवाईक्यू डिटेल में डीप एनालिसिस नहीं किया है इस फेज में। तो आप देखेंगे कि जो विजन का पीवाईक्यू का जो बुक आता है, पीडीएफ भी अपलोडेड है आपका वो, तो उसमें हर एक सब्जेक्ट में स्टार्टिंग में एक वेन डायग्राम बना के ये बताया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट कितना प्रतिशत, कौन से चैप्टर्स किसी सब्जेक्ट का कितना प्रतिशत वेटेज लेता है, जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें परसेंटेज भी ज्यादा लिखा हुआ है। तो आप जाके देखिएगा, जो विजन का पीवाईक्यू का जो डॉक्यूमेंट है उस पर आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग डॉक्यूमेंट है, तो आपको मिल जाएगा, उससे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो पहला आपका काम है कि इन चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये जो फेज है, ये किस फेज है? शॉर्ट नोट्स, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग जब देखेंगे, तो अब इसी फेज में आपको क्या करना है कि आप, अच्छा एक चीज और, जो टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पहले हम तैयारी कर लेते हैं और लास्ट में 2-3 महीने में टेस्ट लगाएंगे। ये बड़ा गलत तरीका है। टेस्ट सीरीज एक पैरेलल प्रोसेस है, टेस्ट देना एक पैरेलल प्रोसेस है। आप जब फाउंडेशन पढ़ रहे होंगे तब भी टेस्ट देना चाहिए, आप जब ये प्रीलिम्स का स्टैटिक रिवीजन कर रहे हैं तब भी टेस्ट देना चाहिए, जब 5वां रिवीजन कर रहे हैं तब भी टेस्ट देना चाहिए, और जब फाइनल रिवीजन कर रहे हैं तब भी टेस्ट देना चाहिए। तो टेस्ट तो पैरेलल प्रोसेस है। तो इस बीच आपको क्या करना है कि टेस्ट भी देने हैं, ऑब्वियसली मार्क्स कम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स कम आए तो और अच्छी बात है, क्योंकि जो आपने गलती की है जिस कारण से मार्क्स कम आए, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है सुधार करने का। बच्चे बहुत सारे आते हैं कि सर बस 55 नंबर आया, 65 नंबर आया, तो बोले यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आइंस्टीन महोदय कहते हैं कि जिसने कुछ गलती नहीं की उसने कुछ नया नहीं किया। तो आप अगर गलती स्टार्टिंग में नहीं करोगे तो नया सीखोगे नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो गलती से डरना नहीं है, लेकिन वो जो गलती हुई है उसका एनालिसिस करके आपको अपनी कमियों को पहचानना है, और ये भी देखना है कौन सा वीकर पार्ट है आपका। और वो जो मैंने आपको बोला है कि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो जिस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत हो रहा है और आपने, तो वहां पे आपको साथ में टेस्ट को अपडेट भी करते चलना है उसके मॉडल आंसर से। अगर आपको कुछ नया जानकारी मिल रहा है तो मॉडल आंसर से उसको अपडेट भी करते चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपने ये नोट्स को संक्षिप्त कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, तो इसमें 10% का रूल है। अगर 50 पेज का नोट्स है तो उसको कितना पेज में बदलना है? 5 पेज में बदलना है। तो इन जनरल कैलकुलेटेड है कि 1 चैप्टर 1 शीट, एक्सेप्शन जैसे कि फंडामेंटल राइट 5 पेज में आ सकता है, और आपके जो डीपीएसपी है ये सब 1 पेज है 1 शीट में आ सकता है। उसके बाद दूसरे स्टेज, अभी पहला स्टेज खत्म हुआ, अब हम लोग दूसरे फेज में जाएंगे। हम लोग का प्लान होना चाहिए कि अगर अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे दिसंबर तक पहला स्टेज कंप्लीट कर लें, और पैरेलली सभी सब्जेक्ट से संबंधित जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो भी देते चले। अब ये दूसरे स्टेज में आपको करेंट पे फोकस करना है, और जो भी आपने नोट्स बनाया है, तो इधर तो स्टैटिक था, इधर अपडेट जो मैंने लिखा था उस अपडेट को आप करेंट से अपडेट करते चलिए। तो इससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में रिवीजन करने में बहुत सहूलियत होगी, एक ही पेज में आपको हर चैप्टर का हर चीज मिल जाएगा। उसके बाद एक चीज और यहां पे आपको समझना है
कि यही स्टेज वो है जहां पे आपको PYQ डीप एनालिसिस करना है। जब आपके नोट्स बन चुके हैं तो यहां पे आपको PYQ डीप एनालिसिस करना है। ध्यान रखना है PYQ डीप एनालिसिस में कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और एक सही है तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 को छोड़ देते हैं। एक ऑप्शन सही है, बचे हुए 3 को छोड़ देते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। और PYQ जो डीप एनालिसिस करता है तो देखा गया है कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, बहुत बार तो 25 क्वेश्चन पिछले 10 साल के PYQ एनालिसिस से कहीं ना कहीं से फंसता है। तो आपको PYQ का भी अपडेट अपने नोट्स में इस तरफ करना है डीप एनालिसिस वाले फेज में। ध्यान रखना है, पहले वाले फेज में हमने क्या किया, सिर्फ चैप्टर्स चूज किए, PYQ डीप एनालिसिस नहीं किया। बस PYQ से ये पता लगाया कि भाई कौन से चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे फेज में हम PYQ डीप एनालिसिस कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं अपने नोट्स को। दूसरी बात, यहां भी आपको पैरेलली टेस्ट देते चलना है और यहां भी अपडेट करते चलना है। टेस्ट तो आपका हमेशा होता रहना चाहिए जब तक आप ये प्रीलिम्स दे रहे हो। यहां पे ये भी ध्यान देना है कि जब इस फेज में आप आएंगे तो ऐसे बहुत सारे चीज होगा जहां पे आपको लगता है कि नहीं भाई, इसका मुझे बिल्कुल अलग प्रिसाइज नोट्स बनना चाहिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, बैलेंस इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमी में है, अब इसको एक पेज पे BOP में क्या क्या आता है वो एक पेज पे आपका आना चाहिए। तो उससे रिवीजन करना और आसान होता है। ये आपको टूल किट है ना की तरह काम करेगा, अंतिम दौर में रिवीजन करने में बड़ा सहूलियत देगा। तो जो हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे हर सब्जेक्ट में ऐसे कुछ होते हैं जहां आपको एक पेज में लाना होता है कुछ कुछ चीजों को। जैसे पॉलिटी अगर ले लीजिए तो पॉलिटी में बहुमत के कितने प्रकार हैं वो एक पेज में आना चाहिए। पॉलिटी में आपके जो प्रमुख संविधान संशोधन है वो एक पेज में आना चाहिए। किस राज्य का कब गठन हुआ वो एक पेज में आना चाहिए। तो हर सब्जेक्ट में एक तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया और एक आप बनाएंगे माइक्रो नोट्स। क्या बनाएंगे? माइक्रो नोट्स। ये माइक्रो नोट्स आपके टूलकिट की तरह काम करेगा, जो लास्ट में इसका एक्स्ट्रा रिवीजन करेंगे, बार बार उस पे जाएंगे। तो ये भी आपको माइक्रो नोट्स बनाना है। आपके पास एक डायरी भी होनी चाहिए। जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो जो बार बार गलती हो रही है आपसे, क्योंकि मैं देखता हूं बच्चे जो पढ़ते हैं तो टेस्ट देने में गलती क्या करते हैं कि इनमें से कौन सही नहीं है, तो नहीं को पढ़ा नहीं और सही वाले को टिक मार के आ गए। ऐसा नहीं कि उस बच्चे को वो आंसर नहीं पता था, लेकिन फोकस नहीं होता है बहुत बार आपको पेपर सॉल्व करते समय। तो अपनी गलती वाले डायरी में हम हर टेस्ट के बाद जो गलती आपने एनालिसिस किया है उसको आप लिखते जाइए। देखिए अधिकतर बच्चों को मैं देखता हूं कि टेस्ट देते हैं, कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं टेस्ट देते हैं, मार्क्स मिलाया छोड़ दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, उसका मॉडल आंसर, फिर छोड़ दिया। और जो समझदार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, टेस्ट दिया और उसका मॉडल आंसर मिलाया और उसके बाद चेक करते हैं कि भाई मैं क्या गलती बार बार रिपीट कर रहा हूं। उन गलतियों का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लिखते हैं कागज पे कि ये गलती मैं बार बार कर रहा हूं। और बार बार जब आप जब अगली बार टेस्ट दोगे तो वो चीज ध्यान रहता है कि मैंने ये गलती मैं करता हूं, मुझे ध्यान रखना है। तो क्या होता है, वो गलती धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। ठीक है, तो आपको एक, मुझे तो लगता है पॉकेट डायरी में भी काम चलेगा, या फिर एक छोटी सी डायरी रखिए और उसमें ये गलतियां लिखते जाइए, टेस्ट नंबर ये और ये गलती हो रही है। साथ में वो टेस्ट का आपको जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला था तो उसमें अपडेट भी चलता रहेगा। अगर ज्यादा अपडेट है तो पेज ऐड कर लीजिए। लकीर का फकीर नहीं बनना है कि सर ने एक ही शीट बोला है। इन जनरल शुरुआत के लिए एक शीट है, किसी किसी में पेज ऐड या शीट ऐड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यही जो फेज है, सेकेंड फेज, जो मैंने कहा कि यहाँ पे PYQ का रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब PYQ सॉल्व किया और आंसर देखा और उससे कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सॉल्व किया आंसर देखा उससे कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और जो नए नए पॉइंट्स आ रहे हैं एनालिसिस में उसको अपने शॉर्ट नोट्स में
ऐड करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये विश्लेषण पीवाईक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कॉन्सेप्ट पे बार बार दिक्कत आ रहा है उसको मार्क कर लीजिए शॉर्ट नोट्स में, मुझे इस पे दोबारा आना है और फिर से जब अगला रिवीजन कीजिएगा तो उसको आप और ध्यान से आपको पढ़ना है। अब हम लोग तीसरे स्टेज, जो लास्ट स्टेज है, उसमें आते हैं। आप अभी तक क्या हो चुका है, आपका शॉर्ट नोट्स बन चुका है। शॉर्ट नोट्स में आधे पेज में आपके क्या हैं, जो रेफरेंस बुक या जो भी क्लासरूम मटेरियल है उसका स्टैटिक आ चुका है आधे पेज में, और आधे पेज में क्या है, अपडेटेड है। अपडेट इसमें जो होगा, अपडेट में क्या है, तो यहां तो स्टैटिक हो गया, और अपडेट में क्या है आपका पीवाईक्यू से अपडेट, और क्या है टेस्ट सीरीज से अपडेट, और क्या है करेंट से अपडेट। तो अब तक आपके 2 प्रकार के नोट्स बन चुके हैं। जो मेजर आपका शॉर्ट नोट्स है, एक चैप्टर के लिए एक शीट, कहीं कहीं पेज ऐड आपने किया, शीट ऐड किया, और कुछ हर सब्जेक्ट में अलग से टूल किट्स हैं, मतलब माइक्रो नोट्स हैं जो आपको बार बार देखना पड़ रहा है। ऐसे कॉन्सेप्ट जो एक जगह आपको हमेशा रखना पड़ता है। अब इसको आप रिवाइज कर रहे हैं। अब इसी को रिवीजन करके आपको जब ये महीना आएगा, मुझे लगता है कि फरवरी मार्च के समय की स्थिति आएगी या फिर मार्च अप्रैल की स्थिति आएगी, जब आपको यहाँ 3rd स्टेज पे पहुंचना है। तो इसके लिए क्या करना है, अब कम से कम 10 से 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखना है अपने, और वो भी मॉक टेस्ट किस फेज में, कि भैया जो एग्जाम का पैटर्न है 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 सीसैट। मोबाइल फोन स्विच ऑफ होना चाहिए, जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं टेस्ट सेंटर पे उनको जाना चाहिए, और उस अनुरूप 15 टेस्ट कम से कम आपको देने चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ये 2-2 दिन, अगर आप ये मार्च में शुरू करते हो तो 2-2 दिन गैप पे दे सकते हो। तो वो जो आप 2 दिन गैप में आपको रिवीजन तो करना ही है जो शॉर्ट नोट्स है, उसके अलावा ये टेस्ट का डीप एनालिसिस करना है कि मैं गलती क्या कर रहा हूं, इसका बार बार आपको जब सिमुलेशन आप देंगे तो उसमें आपको समझ आएगा। उसके बाद यही आपको एनालिसिस में मालूम चलेगा कि आपका वीक पोर्शन बार बार क्या है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि आप इस फेज में पहुंच चुके हैं और नया महीने का करंट अफेयर मैगजीन आ गया या फिर पीटी हिस्ट्री 5 अपडेटेड आ गया, तो आपका नोट्स पैरेलली अपडेट होते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि हो सकता है कि मार्च महीने का करंट अफेयर पूछ दे, तो आपके नोट्स में वो चीज अपडेट होना चाहिए। तो ये जो स्टेज आता है, यहाँ पे जब आप देखते हो कि आखिर क्या गलती हो रही है या क्या ट्रिक हमें अपनाना है ताकि वहां मार्क्स बढ़े, याद रखना है कि जो आप 100 सवाल आता है यूपीएससी में और आप मोटा मोटी 85 to 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, इसमें आपने कितना भी पढ़ाई किया है तो 30 से 35 क्वेश्चन ही ऐसा होता है जिसमें आप कॉन्फिडेंट होते हो, और बचे हुए आपके 55 से 60 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको इंटेलिजेंट गेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंटेलिजेंट गेस। और इंटेलिजेंट गेस कैसे होगा? जितना ज्यादा रिवीजन करोगे शॉर्ट नोट्स का, उतना ज्यादा वो गेस सही होने के चांस बढ़ते हैं। जितना ज्यादा पीवाईक्यू आपने पीछे एनालिसिस किया है उतना ज्यादा इसका सही होने का चांस होता है। जितना ज्यादा करंट अफेयर को आपने रिवाइज किया है उतना ज्यादा आपका ये सही होने का चांस रहता है। तो इंटेलिजेंट गेस में आप जब देखोगे कि अरे जो इस तरह के शब्द होते हैं, सभी, कभी नहीं, केवल, वो विकल्प पे आपको रुकना है कि ये शायद गलत हो सकता है, क्योंकि आपने पीवाईक्यू एनालाइज किया। ये सब लास्ट स्टेज में आपको एहसास होगा। अभी हो सकता है कि पता होगा, कोई ना कोई बताया होगा कि जहां पे आप सभी देखो, जहां पे आप कभी नहीं शब्द देखो, तो इस पे फोकस करना है, लेकिन एहसास लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद ऐसे भी विकल्प होते हैं जो विरोधाभासी होते हैं। 3 विकल्प है, उसमें से 2 विकल्प विरोधाभासी है, 4 विकल्प में 2 तो 50-50 हो गया। अब 2 में हमको इंटेलिजेंट गेस लेना है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है विकल्प जिसमें फैक्चुअल रूप से आप कॉमन सेंस लगाओ कि यार ये तो नहीं होगा, है ना। तो ये लास्ट स्टेज में आप यहाँ पे पहुंचेंगे। तो आपको ये समझना है कि फाइनल यही आपको मैं
बता रहा हूं कि प्रीलिम्स जो है इसमें मेजर जो मैं बच्चों से बात करता हूं उनके सामने मिसकॉन्सेप्शन यही है कि रिवीजन का मतलब होता है एक रिवीजन, नहीं होगा उससे। 2 रिवीजन नहीं होगा उससे। आपको मल्टीपल रिवीजन करने होते हैं, उसको 7 से 10 पहुंचाना होता है, मैं तो कहूंगा 10 प्लस पहुंचाना होता है। उसके लिए एक सोर्स होना बहुत जरूरी है और वो सोर्स क्या होगा? आपके शॉर्ट नोट्स। उसके अलावा कुछ टूलकिट्स जो माइक्रो नोट्स हैं वो तो आपका अलग से है, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स एकदम बिल्कुल ईमानदारी से और स्मार्टनेस से बनाने की आवश्यकता है ताकि आप समझ सके यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ अपडेटेड, और इस प्रकार का शॉर्ट नोट्स खूब आपको रिवाइज करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो विजन के टेस्ट सीरीज हैं उनके मॉडल आंसर का भी नोट्स बनाते हैं प्रीलिम्स का। अब क्या होता है कि पहला क्वेश्चन हो सकता है कि फंडामेंटल राइट हो, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपका आपातकालीन प्रावधान हो। तो अगर इस तरीके से बनाते हैं तो वो फिर रिवीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो फंडामेंटल या आपातकालीन प्रावधान वाला शीट होगा, इमरजेंसी प्रोविजन वाला, तो इसमें स्टैटिक है और सामने में आप अपडेट करते रहोगे, अपडेट करना आसान हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं उनके लिए तो अपडेट करना आसान है, पेज ऐड कर देंगे, लेकिन आप कहां से करेंगे? और मैं आपको बता दूं कि रिवीजन एक्चुअल सबसे अच्छा होता है हार्ड कॉपी से, तो ज्यादा बेहतर है हाथ से लिख के नोट्स बनाइए। ठीक है, अक्टूबर महीने शुरू होना चाहिए, दिसंबर तक आपका जो पहला स्टेज है समाप्त होना चाहिए शॉर्ट नोट्स का प्लस पैरेलली टेस्ट देते रहने का। आपका जो दूसरा स्टेज है उसमें PYQ एनालिसिस, करेंट अफेयर, इस सबसे अपडेट होना चाहिए उसमें। और तीसरे स्टेज में आपको जो सिमुलेशन है एग्जाम पैटर्न में कम से कम 15 सिमुलेशन लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको जो स्मार्ट तरीका मैंने बताया है कुछ समझ में आया होगा। तो अक्टूबर महीने से मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे शुरू कर देना चाहिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अक्टूबर महीने से कंप्लीट तैयारी प्रीलिम्स का मत कीजिए, मेंस का और प्रीलिम्स दोनों को मिला के कीजिए। तो 5 घंटा प्रीलिम्स 5 घंटा मेंस को दे सकते हैं। विजन IAS इन्हीं सब चीजों को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्स, प्रीलिम्स फास्ट ट्रैक कोर्स प्रारंभ कर रहा है। इस फास्ट ट्रैक कोर्स में हर सब्जेक्ट मिला के 100 से ज्यादा क्लासेस हैं और ऑब्वियसली ये प्रीलिम्स फोकस्ड होगा। जैसे कि इकोनॉमी में 20-22 क्लास, जैसे कि पॉलिटी में 20-22 क्लास। तो मेंस का तो उसमें नहीं होगा, लेकिन आपको उसमें डिक्टेशन भी कराया जाएगा, नोट्स भी बनवाया जाएगा और जो मैंने आपको बताया है इसको और डिटेल में काम करवाया जाएगा। और विजन के जो जितने एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वही सब इसमें पढ़ाएंगे। उसके बाद जो इसमें आपको मेंटरशिप भी मिलेगा अलग से। यहाँ विजन में मेंटर्स बैठे होते हैं, वहां पे आप जाके हेल्प ले सकते हो। और जो अपडेटेड प्रीलिम्स स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा और आपके डिजिटल पर्सनल प्लेटफॉर्म बनेंगे, तो आपको ये उस प्लेटफॉर्म पे भी आपको ऑनलाइन क्लास आराम से मिल जाएगा, रिकॉर्डेड या लाइव। और ये आपको कक्षा जो है 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, शाम में 5 बजे होगा। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन ये प्रारंभ होने वाला है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। प्रीलिम्स का जो मैंने स्ट्रेटजी बताया है उस पर अक्टूबर से काम करना प्रारंभ कीजिए। कोई दिक्कत हो, विजन में यहाँ मेंटर्स बैठे हैं, उनसे हेल्प लीजिए और फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।